खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। लोकतंत्र के सियासत की एक अलग ही खूबसूरती होती है। आपको पता है कि इसमें चुनावी राजनीति होगी, जनता मत देगी और उसी मत से सरकार बनेगी। वो सरकार जो कहीं ना कहीं जनता द्वारा चुनी होगी और जनता के लिए काम करेगी। लेकिन लोकतंत्र के इस नव युग में हमने देखा है कि अलग अलग विभिन्न प्रयोग हो रहे हैं। पहले चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ करता था, फिर ईवीएम आई और अब डिजिटल वोटिंग यानी कि ऑनलाइन वोटिंग की बात भी छेड़ दी गई है। आपको पता है कि कोरोना का प्रकोप चल रहा है। विश्व के कई देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता भी पड़ती है। कहीं 5 सालों में, कहीं 6 सालों में। आवश्यकता अनुसार सरकार को बदलने का और जनता को एक और मौका दिया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि ठहरा हुआ पानी कहीं ना कहीं सड़ जाता है और उसी निरंतरता को, अविरलता को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र के इस प्रक्रिया को रिपीट किया जाता है भारत में 5 साल में। राज्यों का चुनाव होता है। राज्यों के चुनाव में राज्य की सरकार चुनी जाती है और मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जिसकी जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। इसी तरह से केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव होता है और पीएम बनाया जाता है सांसदों द्वारा चुनने के बाद। इन सभी प्रक्रियाओं के अलावा एमएलसीज, एमएलए और राज्यसभा सांसदों का भी एक विशेष स्थान है। हमारे देश में पंचायत स्तर तक चुनाव का कहीं ना कहीं एक ऐसा बनाया हुआ सिस्टम जिसके तहत जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है। लेकिन हमने देखा है कि जब बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ करते थे तब भी आरोप लगते थे कि बूथ कैप्चरिंग होती है, बोगस वोटिंग होती है। हमने ईवीएम के दौर में भी देखा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ आए और 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर से जब 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप करता है, एक सीट की संगम छोड़कर, तो फिर चर्चा शुरू हो जाती है कि ईवीएम हैक कर दिया गया है। यानी कि इन दोनों व्यवस्थाओं पर, चाहे वो बैलेट बॉक्स हो या ईवीएम हो, इन दोनों पर कहीं ना कहीं संशय जनता को और विपक्ष को रहा है। अब बात हो रही है डिजिटल वोटिंग की। आपको पता है कि इस देश के लोग वैसे ही साइबर फ्रॉड और जो साइबर बुलिंग है इसका शिकार होते रहते हैं। कई बार आपको भी फ़ोन आया होगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा भेजा जा रहा है, एसबीआई का मैं मैनेजर बोल रहा हूँ या फलाना बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। इन सभी के बावजूद जनता ऑनलाइन यानी इंटरनेट का इस्तेमाल जमकर करती है। जियो के भारत में आने के बाद से 4G जिस तरह से सस्ता हुआ है और लोगों के प्रयोग में आया है, डिजिटल चैनल्स का जैसे कि भारत लाइव है, इसका भी एक नया दौर शुरू हुआ है। हम डिजिटल न्यूज़ में बिहार के पायनियर हैं, पहली चैनल है जिन्होंने खबरों को डिजिटल माध्यम से पहुंचाना शुरू किया था। इसमें सभी को शक होता है। शुरुआती दौर में हमारी खबरों को एक्सेप्ट करने के लिए जनता को काफ़ी समय लगा। धीरे धीरे जनता ने एक्सेप्ट किया कि बाबा और हम जो खबरें लेकर आते हैं उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। हमारा अपना कोई राय हम आप पर नहीं थोपते हैं। हम विश्लेषण भी करते हैं तो उस तरीके से करते हैं ताकि आपके लिए उसमें स्पेस रह जाए, आपकी राय के लिए। दो तरफा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने का हम कोशिश करते हैं और यही डिजिटल प्लेटफॉर्म का कहीं ना कहीं खूबसूरती भी है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं कि चुनाव भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, आपको पता है कि कल ही बिहार के सुशील मोदी ने, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं, उन्होंने एक राग छेड़ दिया है कि अगर कोरोना इसी तरह से प्रकोप अपनी बनाए रखेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग और इन सभी नियम कानूनों के तहत चुनाव ऑनलाइन भी कराया जा सकता है। ऑनलाइन चुनाव कैसे होगा, क्या उसका प्रारूप होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बाबा से जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा, हमने देखा है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होता था तभी विश्वसनीयता के सवाल खड़े होते थे। ईवीएम पर तो सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। ईवीएम हैक हो जाता है, कभी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर पर लेकर रखे हुए है, रिमोट से संचालित हो जाता है। अब अगर ऑनलाइन वोटिंग होगी तो कितना विश्वसनीयता रह जाएगा और कितना आपको पारदर्शी लगता है ऑनलाइन वोटिंग कराना? सबसे पहले तो बिहार जैसे राज्य में ऑनलाइन वोटिंग की कल्पना ही अपने आप में एक मजाक है जी। मजाक इसलिए है कि जहां लोगों के पास सिंपल मोबाइल नहीं है, सामान्य से लोग अनपढ़ हैं और आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना महामारी संक्रमण के दौरान बाहर फंसे लोगों को जिस तरह से परेशानियां हो रही थी, अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पा रहे थे। उस राज्य में आप अगर डिजिटल
वोटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहीं से आप अपने मन की बात कर रहे हैं और इस पर आपका कोई मंतव्य नहीं, आपने किसी से चर्चा नहीं की, आपने एक और कानून थोप दिया। तो ये थोपा थोपी वाले कानून को वो भी नहीं मान रहे हैं जो उनके साथ खड़े हैं जी। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से जैसे ही ये बात पब्लिक डोमेन में रखा से पहले किसी बिल्कुल जैसे ही उन्होंने रखा तो उनके ही दल के लोग, उनके ही गठबंधन के लोग, सारे लोग उनकी बात पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहीं से शुरुआत हो जाती है कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी इस तरह के नेता रहे हैं जो हमेशा मुख्य बिंदुओं को पीछे करने के लिए या जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा नियम और कानून और विपक्ष तो आरोप लगा ही रही है कि जो व्यक्ति चोर दरवाजे से सरकार में आता है वो हमेशा चोर दरवाजे से ही सरकार बनाने की जुगात करता है। बिल्कुल। और अगर ईवीएम जो हैक कर सकता है वो अगर ऑनलाइन वोटिंग होगी तो अपनी सरकार बना ही लेगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी इस बात का डर है जो हम बार बार कहते हैं बाबा कि अगर भाजपा को प्रचंड बहुमत आया तो नीतीश कुमार कहीं बाहर फेंक दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात बैठने लायक नहीं, सबसे बड़ी बात पंचनामा में जो लेकर के आप बैठे हैं नमन जी, उस बात में सबसे अगर चिंतित कोई है 2020 के चुनाव से तो वो नीतीश कुमार है जी। क्योंकि सीधे तौर पर फायदा और घाटा दोनों उन्हीं का है। अगर वो कुछ भी होता है, अगर किसी तरह का 19 होता है तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को ही जाना है जी। आप देख लीजिए कि बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है जी। बीजेपी को यह भी आता है कि कैसे सरकार बनाई जाती है जी। इसमें तो परंगत है, रातों रात सरकारें बन जाएंगी, रातों रात सरकारें बनती हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से सुशील मोदी, जिनको उन्हीं के दल के लोग बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं मानते हैं, नेता नहीं मानते, बिल्कुल जब प्रासंगिक नहीं मानते हैं वो लोग भी अब ये बात शुरू कर चुके हैं कि जो बातें सुशील मोदी बोल रहे हैं इसका तथ्य क्या है, इसका आधार क्या है, और इस पर डिबेट भी करना लोग नहीं चाह रहे हैं। हालांकि जगदानंद सिंह ने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि जिस आदमी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता नहीं हो उस आदमी का क्या सुनना और क्या करना, उनके राय पर भी विश्वसनीयता नहीं हो, बिल्कुल नहीं है। और वहीं आप दूसरी तरफ से उठा के देख लीजिए कि सबसे पहले जैसा कि आपने बताया भी केसी त्यागी की बात, केसी त्यागी ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमें तो ये मंजूर ही नहीं है जी। और अगर ये सब कुछ भी है तो उसके बाद अभी जो संकट का दौर चल रहा है इसमें आपको किसी तरह का नाम भी क्या बात। मेरा एक सवाल है, मतलब जदयू को मंजूर नहीं है ऑनलाइन वोटिंग, बिल्कुल अभी ऑनलाइन वोटिंग मंजूर नहीं है, या जदयू को इस बात का डर है कि कहीं ईवीएम पे जिस तरह का आरोप लग रहा था हैक हो जाएगा, वैसे ही अगर ऑनलाइन जो वोटिंग है वो रिग होती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का तो खाता ही खत्म हो जाएगा। अब भाजपा क्यों नीतीश कुमार को जाना चाहेगी, वो तो खुद की सरकार बनाना चाहिए। आप देखिए नमन जी, सीधी सी बात है कि 2013 के बाद 2017 में जी जब आए पुनः जी एनडीए के साथ, तब से अब तक आपने देखा होगा कि क्या घटनाएं घटी हैं, किस तरह से दूध की मक्खी की तरह नीतीश कुमार को निकाल करके साइड में रख दिया गया है और दूध को उबलने के लिए छोड़ दिया गया। नीतीश कुमार को ही मजबूर हो गए हैं, वो भी अपनी बातें मुखर होकर रख नहीं पा रहे हैं, चाहे कोरोना के दौरान किट्स मांगना हो, टेस्टिंग किट्स मांगना हो, या फिर सीएबी और एनआरसी पर छुट्टी हो उनकी। इन्होंने एक प्रयास किया था नमन जी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और इतने प्रचंड बहुमत से बिहार में भी जीत करके जब गए, 16 सीटें जीत करके गए, तो बिल्कुल तो इनको भी था कि मैं पहले ही वाला नीतीश कुमार हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी साफ गोई से इनको इस तरह से झटका दिया कि ये कहीं के नहीं रहे और वो बेचैनी इनकी देखने को मिली थी जी। और वही बेचैनी अब रिफ्लेक्ट कर, और वही इनको ये समझ में आ गया था कि अगर कुर्सी पे बैठे रहना है तो जुबान पे लगाम रखनी होगी, और जुबान पे लगाम इनके है। विपक्ष को अगर इनका सहारा देना पड़ता है तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं जी कि किस तरह का सारा माहौल चल रहा है। तो बहुत साफ बात है कि नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को ही इस सिस्टम पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल नमन जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं और जो बातें अब खुल करके सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए चाहे जितना भी चुप्पी साध लें, लेकिन उनके दल के लोग अब मुखर होकर के बोलना शुरू कर चुके हैं और ये बेचैनी आपको समझ में आ रही होगी। इसमें भी कुछ लोग हैं जो अभी नहीं बोल रहे हैं। आप देखे होंगे कि कुछ लोग जो नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी और सबसे करीबी होने का बात करते थे, उनके मुंह पर अभी भी ताला है। वो ये देख रहे हैं कि इस जो बैतरनी है, इस बैतरनी में जो नाव डाल दिया गया वो हिचकोले ले रही है, पार होती है, इस पार होती है, उस पार होती है, या बीच में ही गच्चा मार देती है। और इसीलिए नीतीश कुमार भी चुप है और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी चुप हैं, लेकिन माध्यम तो जरूर होना चाहिए कि बातों को अपनी रखा है, और रखने के लिए उन्होंने भी एक तरह समझिए कि भाड़े का आदमी रखा है और वो देखिए इस चर्चा में विपक्ष की बात करना बेमानी होता है जब सत्ता पक्ष के सहयोगी ही कह देते हैं कि ये जो मशवरा है वो पूरी तरह से निराधार है, बिना सोचे समझे सुशील मोदी ने ये बात कह दी है।
हालांकि इसके बावजूद मैं बता दूं कि जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत विश्वसनीयता नहीं है उसके शब्दों और उसके भाषणों पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। वहीं अगर बात करें रालोसपा की, तो माधव आनंद जो कि नंबर 2 पर आते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर बात कह दिया है कि इस तरह की बात करना और इस समय में साबित करता है कि कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ गई है। और बात जहां तक ऑनलाइन वोटिंग की है, तो ये तो भारत जैसे देश में संभव ही नहीं है, इसकी चर्चा करना भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। बाबा, अब हम उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जो कि कहीं ना कहीं राग छेड़ दिया गया है। ऑनलाइन वोटिंग अगर होती भी है तो कैसी होगी, उस पर विश्वसनीयता कितनी होनी चाहिए जनता की, और कितनी वायबल होगी, कितनी ट्रांसपेरेंट होगी ये पूरी वोटिंग। हम जब बिहार में सर्वे की बात करते हैं, कोरोना के सर्वे हुआ है, आंकड़े सामने हैं, 1800 डेली टेस्टिंग हो रही है, और स्वास्थ्य के विभाग के जो मंत्री हैं हमारे बिहार के, उनका एक ट्वीट बड़ा चर्चा में रहा था कि रातों रात उन्होंने कहा था कि करोड़ों परिवारों को स्क्रीनिंग हो गई और कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव डेली लगभग 100 के आसपास मिल रहे हैं, एवरेज जा रहा है ये। अब 1500 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, लगभग 1600 होने जा रहा है। इन परिस्थितियों के बावजूद बाबा, जब एक तरफ हम देखते हैं कि ऑनलाइन चीज़ों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, सामान्य व्यक्ति कुछ और ऑर्डर करता है, आता कुछ और है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो भारतीय ऑनलाइन कपड़ा खरीद कर विश्वास नहीं कर पाता है, वो ऑनलाइन सरकार खरीदेगा? नमन जी, आपने जो बातें कही हैं उन बातों में 2-3 बातें बहुत मुख्यतः खास करके चर्चा हम चाहे वो तेजी से आप उन बातों को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह कि आखिर सुशील मोदी ने इन बातों को रखा क्यों? पहली बात, कहीं ना कहीं भीतर खाने में कुछ ना कुछ तो चर्चाएं जरूर होंगी, यूं ही वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि उन पर भी कितना हल्की बात नहीं करेंगे, और एक जिम्मेवार पद पर भी हैं, और उन्हें ये पता है कि उनके कुछ भी बोलने का नतीजा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ जाएगा और उसका दंश में झेलना पड़ेगा उनको। दूसरी बात कि आपने जो कहा कोरोना संक्रमण के दौरान ये जरूरी नहीं था कि चुनावी चर्चा की जाए, जिसके के लिए कि केंद्र सरकार ने कहा था और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस समय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष मान रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष से ही राजनीतिक बातें चर्चा में आ गई। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप प्रशांत किशोर की एक कोट को याद कीजिए, लगातार वो इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि जिस राज्य में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने में सरकार अक्षम है, बार बार नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है, भरोसा उनसे टूटता जा रहा है लोगों का। ऐसी स्थिति में जब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं भारतीय जनता पर, तो भारतीय जनता कोई भी नियम उन पर थोप देगी तो वो मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में उनके विरोध का भी कोई असर नहीं होता है। आपने सीएबी और एनआरसी के मामले में देखा था कि ये बोलते रह गए थे और उसका कोई असर नहीं पड़ा था, इन्हें लास्ट में उस पर स्वीकृति देनी पड़ी थी अपनी, और इसी के चलते प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने इनको साथ भी छोड़ा था। अब स्थिति यह है कि जो चुनावी चर्चा हम लोग करने बैठे हैं, जिस पंचनामा के लिए हम लोग बैठे हैं, उस पंचनामा में यदि ये बातें सुशील मोदी कह रहे हैं और इसमें अगर कहीं केंद्र का कोई सगुफा है या केंद्र भीतर भीतर सोच रहा है इस तरह की बात, तो निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बहुत बड़ा ही गेम चेंजर के रूप में हो सकता है। देखिए बाबा ने अपनी बात बिल्कुल रख दी, हमने भी अपनी बातें रखी हैं। आंकड़ों की बात अगर हम करें तो, क्योंकि आंकड़ा बेस्ड ही चुनाव होता है, जातिगत आंकड़े होते हैं, चुनावी बूथ होते हैं, बूथों पर वोटर्स की संख्या होती है, महिला पुरुष, और अब तो जो तीसरा सदस्य है महिला पुरुष के अलावा उनकी भी चर्चा होती है। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जनता जिसे चुनती है वही नेतृत्व करे, उसके अलावा किसी और को नेतृत्व का मौका ना मिले, ताकि इस जो डेमोक्रेसी है इसमें कोई लूप होल ना हो, इस पर से विश्वास जनता का ना उठे, क्योंकि इसके अलावा अभी तक हमारे पास कोई वैकल्पिक बढ़िया व्यवस्था भी नहीं है। इसके अलावा हमने देखा है कैसे राजशाही चली है, हमने ये देखा है कि पूंजीवाद कैसे चलता है, हमने ये देखा है कि चीन और अन्य जगहों पर जो एक अलग व्यवस्था है वो कैसे चलती है। फिलहाल जो व्यवस्था हमें मिली है वो ज़्यादा विश्वसनीय है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, जिसकी वजह से जनता में अविश्वास नहीं होता है। और जो सिस्टम हमारे यहाँ नमन जी है, उसी के चलते भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र भी कहा जाता है। लेकिन आंकड़े जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ही मैनिपुलेट कर देते हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा था और दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखे थे कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब वो आंकड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिए हैं। और पहले तो आंकड़े गलत देते थे, अब उन्होंने आंकड़े सही देकर आंकड़ों में अंडरलाइन करके चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया है, इनकैप्सुलेशन। यानी कि 20 लाख करोड़ जो उन्होंने
कोरोना के लेकर जो सहायता दी है, हमने दिखाया था आपको कि कैसे भारत में पहला चरण था जिसने दिखाया था कि ब्रेक डाउन करके कि आरबीआई और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और इन सब डिपार्टमेंट्स द्वारा जो भी सहायता राशि का पहले ही कर दिया गया है घोषणा, उसी घोषणाओं को जोड़कर प्रधानमंत्री ने एक साथ प्रस्तुत कर दिया अपनी वाहवाही लूटने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री खुद आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं तो कैसे देश की जनता इस ऑनलाइन वोटिंग और इसके आंकड़ों पर भरोसा कर पाएगी? इन सब पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि आज का पंचनामा आपको कैसा लगा। पंचनामा में हमने जो टॉपिक चुना है वो आज एकदम ताज़ा टॉपिक है। ये इसलिए चुना गया है क्योंकि अब ये चर्चा आप लगातार सुनिएगा। बाबा ने बिल्कुल सही बात कही कि कोई भी राजनेता जो इस पद पर हो, उप मुख्यमंत्री के, वो हल्की बात नहीं करना चाहेगा। अगर अंदर खाने में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि ऑनलाइन वोटिंग होगी तो जनता कितना भरोसा करती है, ईवीएम पर आपको कितना भरोसा है, बैलेट बॉक्स से अगर वोटिंग हो तो आप कितना उस पर इत्तेफाक रखते हैं, और अगर ऑनलाइन वोटिंग होती है तो क्या आपको उसके रिजल्ट पर भरोसा होगा? आप जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप कहां से बोल रहे हैं और आपकी राय क्या है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।